अब हम जा रहे हैं जेईई एडवांस की जर्नी के सेकंड पार्ट में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लक्ष्य बैच। ठीक है, इस साल आपके जाहिर सी बात है आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपके पास जेईई मेंस, जेईई एडवांस, उसके साथ साथ बोर्ड की भी आपको जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर हम लोग उन सारे मुद्दों पे बात कर लेते हैं जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको करने हैं, क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीज आपको नहीं करनी है। वैसे तो जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो सारे बच्चे मुझे जानते हैं, ठीक है, लेकिन आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार मुझे यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जरा एक जनरल टॉक हो जाए, थोड़ा सा आराम से, सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं है, और जनरल टॉक के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो क्या हम स्टार्ट करें मेरे भाई? हाँ, तुम्हारी आग अब दिखाई दे रही है मेरे को, तुम्हारी आग के साथ साथ भाई फू की भी जरूरत है, जो पुराने बच्चे हैं वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जिसको थोड़ी देर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे जरा एक बार देखिएगा, कुछ चीजें मेरे भाई ऐसी हैं जो आपको करनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, आप में से जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं, अर्जुना बैच में पढ़ रखे हैं, वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं तो मेरा फर्ज बनता है एक बार उनको पहले गाइड करना कि बेटा ये चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है, और ये चीजें ऐसी हैं जो आपको क्लास में बिल्कुल नहीं करनी है, अपने इस एक साल की जर्नी में बिल्कुल नहीं करनी है। जिसमें सबसे पहली चीज है डू, मतलब क्या करना है आपको। ठीक, सबसे पहले आप सारे बच्चे जो जो मैं आज आपको प्रॉमिस बोलूं, प्रॉमिस करने के लिए वो आप मुझे प्रॉमिस कीजिएगा और कॉपी में लिखिएगा। प्रॉमिस का वक्त थोड़ी देर के बाद आएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई साहब क्या आपको करना है। लास्ट तक टिके रहना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये समझ ले जो बच्चे पिछले साल 11th क्लास में थे, स्टार्टिंग में बड़े ही जोश के साथ उन्होंने 11th क्लास अपनी स्टार्ट करी थी, लेकिन लास्ट तक उसमें से सारे बच्चे नहीं टिक पाए थे। अरे पास कुछ का कुछ बैकलॉग हो गया, कुछ की कोई परेशानी होगी। एक बार उन बच्चों से पूछो, अगर आप उनके दिल से पूछो, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये तो है कि हम मेहनत करेंगे, हम आईआईटी निकालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक डर भी है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अरे बात समझ में? तो मैं ये चाहता हूं कि जो गलती आप 11th क्लास में कर चुके हो, पिछले साल कर चुके हो, वो गलती इस साल नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। इसका मतलब आपको लास्ट तक टिके रहना है। लास्ट तक टिके रहने का मतलब यह है कि आपको सारी क्लास अटेंड करनी है, कोई भी क्लास नहीं छोड़ना है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। आ रही बात समझ में? यह बात मेरे भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारी जो जर्नी है पूरे एक साल की है। कभी कभी क्लास में ऐसा होगा कि हम बहुत टफ सवाल डिस्कस कर रहे होंगे। कोई चैप्टर ऐसा हो सकता है कि जो सपोज तेरे को मुश्किल लगे, अगर तू लास्ट तक टिका रहा तो ऐसा भी होता है कि उस चैप्टर से बहुत ही आसान सवाल आ गया, क्लास आसान सवाल आ गया एग्जाम में, और भाई बहुत आसान सवाल आ गया एग्जाम में, तो उसके लिए तेरी इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं थी, उसके लिए जरूरत इस बात की थी क्या तू लास्ट तक टिका था, नहीं टिका था। अरे बात समझ में? लास्ट तक टिका। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूं, एक चैप्टर है 11th क्लास का वेव। ठीक है भाई साहब, ओके, वेव वाले चैप्टर को मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं, मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है सर जी, ओके, लेकिन जो बच्चे लास्ट तक टिके रहते हैं उन्हें भले ही वेव मुश्किल लगा हो, लेकिन अगर उन्होंने एक फॉर्मूला भी याद रख लिया ना कि VW बराबर होता है ओमेगा बाई के या √T/μ, तो भाई साहब इस पे सवाल आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है उसने पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, वो लास्ट तक टिका रहा, एक फॉर्मूला भी सवाल आ गया, तूने टिक किया और भाई साहब नंबर लेके निकल गया। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई साहब लास्ट तक टिके रहना है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू बीच में गिव अप कर दे रहा है या दिवाली से पहले गिव अप कर दे रहा है, 2 महीने के बाद गिव अप कर दे रहा है। नहीं, सलीम भैया की क्लास में है तो लास्ट तक टिका रहेगा। आ रही बात समझ में? अटेंड ऑल द क्लास लाइव। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास लाइव अटेंड करें। काफी बच्चे इस डिबेट में जाते हैं कि लाइव ज्यादा बेटर, रिकॉर्डेड ज्यादा बेटर है। काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर रिकॉर्डेड ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें हमारा समय बचता है। यस, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप क्लास में लास्ट तक टिके रहना चाहते हो, कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहते हो, तो लाइव एक बहुत अच्छा माध्यम है, लाइव एक बहुत अच्छा बहाना है कि भाई साहब 4 बजे सलीम भैया की क्लास होगी, हमें 4 बजे सलीम भैया से मिलने जाना है, तो इसी बहाने आपकी कंसिस्टेंसी बहुत बेहतर बनी रहती है। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जो जोश में कुछ बच्चे रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका लास्ट तक उनका जो कंसिस्टेंसी होती है वो ब्रेक होने लगता है। ठीक, भाई साहब उसने आज क्लास अटेंड नहीं करी, कल अटेंड नहीं करी, परसों तीसरे दिन में सारी क्लास एक साथ अटेंड कर ली, तो इस तरीके से ना तो सिलेक्शन होता है, ना ही उस चैप्टर से अंडरस्टैंडिंग बन पाती है। इसलिए मेरा पर्सनल व्यू है कि लाइव आई थिंक बेटर है आपका कंसिस्टेंसी के लिए। इसी बहाने तुम इससे मिल लिया करेगा, मैं तुझसे मिल लिया करूंगा, और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हम लोग अपना बढ़िया तरीके से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट चीज, ट्राई होमवर्क इन ईच एंड एवरी क्लास। जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा वो होमवर्क आपको ट्राई करना है। मैं ट्राई का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने आपको 10 सवाल दिए तो 10 के 10 सवाल तुझसे बनने चाहिए। मुझे नहीं चाहिए चीजें कि 10 के 10 सवाल तू बना ले, मुझे चाहिए चीज कि 10 के 10 सवाल तू ट्राई करे। अरे बात, 10 के 10 सवाल तू ट्राई करे, हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करना बहुत जरूरी है।
आप इस समझिएगा कि जेई एडवांस के एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए थोड़ा अलग तरह की स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है। इसमें आपके अंदर जुझारूपन होना चाहिए, ना कि कोई शॉर्टकट। ठीक, तो जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें आपको जो है रोज का होमवर्क रोज ट्राई आपको करना है, और हर रोज, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड अपना बेस्ट देना है। सारी बात समझे। और बाकी मेरे भाई ये तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है, कि सलीम भैया का जो कंटेंट है, ठीक है, इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक जेईई एडवांस एज वेल एज टू सिक्योर वेरी गुड रैंक। जो भी मैं कंटेंट तुझे यहां पर देने वाला हूं मेरे भाई, बिलीव मी, आप इस बात पे भरोसा रखिए, वो सबसे बेस्ट होगा। और जितना मैंने तुझे करा दिया उसका 60% भी तूने कर लिया तो जेईई एडवांस की रैंक बढ़िया तरीके से तू फोड़ सकता है। मैं 100% ही नहीं बोल रहा हूं, मैं 60% बोल रहा हूं। जितना मैं तुझे कराऊंगा उसका 60% भी तूने कर लिया, तेरा जेईई एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा। अरे बात सुनो, जो बच्चे मुझसे 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं वो इस बात को जानते हैं। ठीक, तो जो भी कंटेंट मैं तुझे दूंगा बेटा उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। कंटेंट में मैं जो भी क्लास में क्वेश्चंस कराऊं, क्लास के नोट्स बनवाऊं, या क्लास में आपको कुछ मैं होमवर्क दूं, केपीपी के माध्यम से होमवर्क दूं, आपको बस उसी को ब्लाइंडली फॉलो करना है। और बिलीव मी दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हर साल ऐसा होता है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ था, और देखना इस साल भी ऐसा होगा कि ना जाने कितने सारे क्वेश्चन जेईई एडवांस के ऐसे होते हैं जो सलीम भैया के नोट से एज इट इज आ जाते हैं या मिलते जुलते आ जाते हैं। अरे बात, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं भाई, नोट्स दे रहा हूं, मैं तो क्लास के क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप तो मैच करा लो, खुद मैच करा लो और देख लो। ठीक, बहुत सारे सवाल आपको कैसे मिलेंगे, ठीक, जो आपको एज इट इज क्लास से मैच होते दिखेंगे, या फिर डेटा चेंज होकर मिलेंगे, या फिर थोड़ा बहुत वेरिएशन होते हुए दिखेगा। मैं जेईई एडवांस की बारे में बात कर रहा हूं। जेईई मेंस तो ऑलमोस्ट 100% पेपर तुझे मेरे क्लास नोट से मिलेगा ही मिलेगा, उसके बारे में तो बात कर ही नहीं रहा हूं। तो दैट मींस ये सब बातें मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं तुझे दिखाऊं देख ऐसा है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि बस तेरे को क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करना है। जो चीजें मैं तेरी कॉपी में लिखा दूं तुझे बस वो ब्लाइंडली फॉलो करनी है। सारी बात समझ में क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला बात, अब बात आती है कि सर क्या नहीं करना है आपको, यह भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले कोई क्लास नहीं छोड़नी है, ओके। दूसरी, नो स्पैमिंग। वैसे ये बात मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, हर बैच में बोलता हूं, ठीक है, कि इस साल का जो मेरा अर्जुना का बैच था, पिछले साल जो मैंने लिया था, उस बैच में स्पैमिंग बहुत ही कम थी। तो इस बात को मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा, इस जो ज्यादा जोर दूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस साल जो मैंने अर्जुना बैच लिया उसमें स्पैमिंग ऑलमोस्ट 0% थी। ठीक, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नए नए आते हैं, वो कभी अनइंटेंशनली स्पैमिंग कर देते हैं, तो मैं उनसे बोलूंगा बेटा स्पैमिंग नहीं करना है, बी गुड लिसनर। आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से मेरी बातें सुनिए, इररिलेवेंट बातें प्लीज टाइप मत कीजिएगा कि भाई ये करो वो करो, ये करो वो करो। वैसे मुझे कभी इसमें शिकायत का मौका नहीं मिला आपसे, तो मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इसलिए इसी बात को लेकर एक बार जोरदार तालियां बजा दे हमारे उन अर्जुना बैच के बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा साल मेरी बातों को फॉलो किया और ऑलमोस्ट स्पैमिंग फ्री क्लास उन लोगों ने पिछले साल निकाली। उसके बाद भाई साहब, ऑनलाइन चैटिंग के बहाने सेटिंग बैटिंग का काम बिल्कुल ना करें। कभी कभी होता है, चैट कर रहे हो, हाँ तुम कहां से हो, ठीक है, अपना नंबर दे दो, ये मेरी आईडी है, तो प्लीज यार ये सब चीजें टाइम वेस्ट मत करो। कभी कभी बने बनाए रिश्ते, जब बंदे साथ रह रहे होते हैं वो रिश्ते नहीं बन पाते हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ऑनलाइन में, ठीक है, चैटिंग के माध्यम से आप रिश्ते बना लोगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, इस चीज में बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है, ध्यान से टीचर की बातें सुननी है और नोट्स बनाने में अपना काम करना है। उसके बाद कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन केवल बैठ के लेक्चर देखते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक, कि भाई साहब वो मेहनत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेहनत नहीं कर रहा हूं, मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत कर पर ऐसे लेक्चर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बस। तो बेटा याद रखना, ऐसे बैठ के लेक्चर नहीं देखना, आपका पेन चलता रहना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा हूं तो यहां पेन मत चलाइएगा, लेकिन जब मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करना शुरू कर दूंगा तब आपका पेन चलता रहना चाहिए। उससे आपकी क्या है कि सब्जेक्ट के साथ, लेक्चर के साथ एंगेजमेंट बढ़ता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें कि बैठ के लेक्चर को देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूं तो उस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। तो ये बातें हो गई हैं जो आपको करनी है, जो आपको नहीं करनी है। उसके बाद अगला, जैसे कि कंटेंट के बारे में बात करूं मैं आपको, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा, सबसे पहले रहेगा क्लास नोट्स पर, जिसकी जिम्मेदारी बेटा मेरी है। ठीक है, जो बच्चे अर्जुना बैच में मुझसे पढ़ चुके हैं, जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं इस बात को लेके कि तुम्हारी नोट्स की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे नोट्स मैं बनवाऊंगा, कौन सी चीज कब लिखनी है, कैसे लिखनी है, कहां लिखनी है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है बेटा। ऑलमोस्ट हर क्लास में मैं आपके नोट्स बढ़िया तरीके से बनवाऊंगा, बस आप मुझको ब्लाइंडली फॉलो कीजिएगा, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप करते जाइएगा। उसके बाद यस, हम एचसीबी को भी सॉल्व करेंगे, और ये मेरी पूरा, ये मैं बेसिकली समझ ले, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपसे 100% एचसीबी में आपसे सॉल्व करवा पाऊं। मुझे पता है 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तो कोशिश करूंगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद यस, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू, जेईई मेंस के पीवाईक्यू, ये आपका जो है, आपका हमारा जो है ये कंटेंट रहेगा जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसपे हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगी जिसका नाम होगा केपीपी। केपीपी का नाम है कद्दू प्रैक्टिस पेपर। ठीक,
केपीपी में मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे सवाल दिया करूंगा सॉल्व करने के लिए। इट इज लाइक योर डीपीपी, और उसका डिस्कशन मैं खुद किया करूंगा, उसका डिस्कशन मैं खुद किया करूंगा। अगर केपीपी के किसी सवाल में तुमको डाउट है, तुमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, उसका डिस्कशन मैं खुद किया करूंगा। ये सवाल मैं चुन चुन के रखूंगा उसमें, जो तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हारी लैंग्वेज प्रॉब्लम को इंक्रीज करेंगे, तुम्हारी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को इंक्रीज करेंगे, सब्जेक्ट को और बेहतर बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब मैं आपको केपीपी दूंगा बेटा, आपको वो केपीपी को सॉल्व करना है, और उसका डिस्कशन वीडियो मैं ही बनाऊंगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा एक चीज और है जिसका नाम है एरोड्रॉप। तो भाई साहब एरोड्रॉप भी मैं आपको क्लास में ही करवाऊंगा। जितने भी एरोड्रॉप के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी एरोड्रॉप के रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, या आपको उसको करने के लायक बनाऊंगा, या फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। सारी बात समझ में? और अगर मैं होमवर्क दूंगा तो उसका डिस्कशन भी मैं ही करूंगा। क्लियर है? तो ये हमारा कंटेंट रहेगा, जिस कंटेंट पे हम लोग जो है, हम लोग, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में बात है एचसीबी कराओगे कि नहीं कराओगे। भैया कराएंगे। जेईई एडवांस की पीआई बिल्कुल करेंगे। जेईई मेंस की पीवाईक्यू ये तो भाई साहब पिछले साल मुझे बच्चों ने कराने नहीं दिया, खुद ही कर लिया करते थे। ठीक है। एरोड्रॉप, यस बेटा एरोड्रॉप भी हम लोग करेंगे। सारी बात समझ में? इसके बाद कुछ बच्चों का सोचना होता है कि सब मॉड्यूल के बारे में क्या है। मैंने कहा जितना मैंने तुझे क्लास में करा दिया, उसके बाद अब तू किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा के देख लीजिएगा, अपने पीडब्ल्यू का मॉड्यूल उठा के देख लेना, बाहर किसी भी इंस्टीट्यूट का तू शीट उठा के देख लेना, तुझसे सवाल बनेंगे। सारी बात समझ, तुझसे सवाल बनेंगे। ठीक, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करना। अगर तूने क्लास को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया तो तुझसे सब बनेगा बेटा। तुझसे एचसीबी भी बनेगी, तुझसे जेईई मेंस के सवाल भी बनेंगे, तुझसे जेईई एडवांस के सवाल भी बनेंगे, तुझसे एरोड्रॉप भी बनेगी। तू देख लेना, बस तू क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करना। और कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसकी तू शीट उठा के देख लेना, डीपीपी उठा के देख लेना, तुझसे उसके सवाल भी बनेंगे। बस तू क्लास को रिलीजियसली फॉलो कीजिएगा, जो भी मैं आपको बोलूं उसको ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है। ठीक है बंधु? ठीक है सर जी, ओके। अब मुझे इसमें आपकी एक प्रॉमिस की आवश्यकता है बेटा। ठीक है, ये प्रॉमिस आपको मुझे करना पड़ेगा, और कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। क्या बोले सर? मैं तो बस एक ही बात बोलूंगा, रोज की क्लास रोज, और रोज का होमवर्क रोज, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे बात समझ में? कि आप रोज की क्लास रोज अटेंड करो, और रोज का होमवर्क रोज, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। इसी एक लाइन में ही, अगर इस लाइन को तूने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया तो तू अपने ड्रीम कॉलेज में, टॉप के आईटी कॉलेज में पहुंच जाएगा, ये मेरी गारंटी है। परंतु तुझे लाइन फॉलो करनी पड़ेगी पूरे साल। रोज की क्लास रोज, और रोज का होमवर्क रोज। ठीक है, तो सारे बच्चे अभी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जो बच्चे इस लेक्चर को रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी कमेंट में टाइप करें, और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि यस सर, हम प्रॉमिस करते हैं कि रोज की क्लास रोज अटेंड करेंगे, और रोज का होमवर्क रोज करेंगे। अब उसके बाद देख कैसे तेरी जेईई एडवांस की जर्नी को मैं आसान बनाता हूं। सारे बच्चे, ये तो प्रॉमिस करना पड़ेगा, ये तो प्रॉमिस करना पड़ेगा तेरे को भाई। कॉपी में भी लिख ले पहले पन्ने पर कि मैं प्रॉमिस कर, मैं वादा करता हूं कि, मैं प्रॉमिस करता हूं कि, अरे बात समझ में, मैं वादा करता हूं कि, मैं प्रॉमिस करता हूं कि सलीम भैया की क्लास रोज अटेंड करूंगा, और रोज का होमवर्क रोज ट्राई करूंगा। अरे बात समझ में? उसके बाद बेटा कीप लविंग, यस मुझे हमेशा आपके सपोर्ट की जो है आवश्यकता पड़ती है। मैं भी हमेशा कभी मैं भी डिमोटिवेट होता हूं, आप सब लोग जानते हो, मुझे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने अभी तक प्यार दिखाया है बेटा, वैसा ही प्यार आप हमेशा बनाए रखें। ठीक है, इससे हमारी जर्नी और मजबूत बनेगी, और अच्छी बनेगी, और अच्छे तरीके से हम अपनी जर्नी को बेहतर बना पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तुमने मुझे प्रॉमिस कर दिया, हाँ भैया, तो अब मेरी बारी है भाई, मैं भी कुछ प्रॉमिस करता हूं आपसे। आ रही बात समझ में? सबसे पहला प्रॉमिस तो आपसे ये करता हूं मेरे भाई, कि जितनी मेहनत तुम अपने जेईई एडवांस के लिए करोगे, उससे ज्यादा 2 गुना 3 गुना मेहनत मैं तेरे लिए करूंगा। आ रही बात समझ में? ये मेरा प्रॉमिस है, और ये तेरे को दिखेगी, ये तेरे को दिखेगी, हर क्लास में दिखेगी। आ रही बात समझ में? जितनी मेहनत, ठीक है, तुम अपने सिलेक्शन के लिए करना चाहते हो या करोगे, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत मैं तेरे साथ करूंगा तेरे सिलेक्शन के लिए। यह मेरा प्रॉमिस है, पहला प्रॉमिस। आ रही बात समझ में? पहला प्रॉमिस कि भाई जितनी भी मेहनत तू करेगा, मैं तो चाहता हूं तू पूरी जान लगा दे भाई साहब। ठीक है, तू भी पूरी जान लगा दे, मैं भी पूरी जान लगा देता हूं। ठीक है, मिलकर काम करते हो, देखते हैं कैसे नहीं होगा सिलेक्शन जेईई एडवांस में। आ रही बात समझ? हर साल होता है यार, कैसे नहीं होगा सिलेक्शन? हर साल होता है बच्चों का। ठीक, तू उधर से मेहनत कर, मैं इधर से मेहनत करता हूं, दोनों भाई मिलकर मेहनत करते हैं, मैं चाहते हैं उसके बाद। तो ये मेरा पहला प्रॉमिस है बेटा। ठीक है, और मैं अपने प्रॉमिस को हमेशा याद रखता हूं, और इसको तो मैं ना पेपर पे लिख के चिपका लूंगा सामने। ठीक है ना, कि भाई मेरे लक्ष्य बैच के बच्चे जितनी मेहनत करेंगे, मैं उनसे ज्यादा मेहनत करूंगा, और उनके साथ लास्ट तक टिके रहूंगा।
पिछले से पिछले साल मैंने लक्ष्य बैच लिया था बेटा, ठीक है, पिछले साल तो मैंने नहीं लिया था, उससे पिछले साल मैंने लक्ष्य बैच लिया था। तो आप उन लक्ष्य बैच के बच्चों से पूछिएगा, उनके साथ मैं लास्ट तक टिका रहा था। जिस दिन उनका जेईई एडवांस का पेपर था उससे एक दिन पहले तक मैं उनके साथ टिका रहा था। आरी बात सुन, एक दिन पहले तक मैंने उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा था। पूरी रात, भले ही मुझे रात रात भर जाग जाग के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का रिकॉर्डिंग उनको देनी पड़े, भले ही मुझे उनकी लास्ट तक क्लास लेनी पड़े, मैंने उनकी सबकी क्लास ली थी, ठीक है, भले ही वो वरुण बैच में हो, भले ही लक्ष्य बैच में हो, लास्ट तक मैं उनके साथ जो है टिका रहा था। और एट द लास्ट यही हुआ था, जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, एक बार आप उनसे पूछिएगा, वो बच्चे यही कह रहे थे कि सर ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने कंटेंट हमें दिया था उस कंटेंट से एज इट इज मैच कर रहे थे। और हम जब सवाल कर रहे थे तो हमें वो पल याद आ रहा था कि सलीम भैया ने बोला था इस सवाल एग्जाम में आ सकता है, और सेम सवाल आ गया, और उतना ही वो करके आ गए। इतने में ही उनका जो है आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर निकल गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप बच्चों से पूछिएगा, वो खुद आपको बताएंगे, ठीक। तो बस लास्ट तक मैं बेटा आपके साथ टिका रहूंगा। एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, काफी बच्चों के दिमाग में बात होती है कि सर मेरा तो 11th वेस्ट है, मुझे 11th नहीं आता है, तो सर क्या हाई फाई लेवल पर पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं बेसिक से अच्छे से क्लियर करूंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक जाऊंगा। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको पेशेंस बनाए रखना है, आपको पेशेंस बनाए रखना है, ठीक, कि मैं कभी भी किसी भी 11th क्लास के चैप्टर का इस्तेमाल अगर 12th क्लास में होता है तो याद रखिएगा, अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे टोक देना, वही टोक देना, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, ठीक। किसी भी 11th क्लास का कंसेप्ट का इस्तेमाल अगर 12th क्लास में होगा तो पहले मैं तेरा वो कंसेप्ट क्लियर करूंगा, पहले मैं 11th क्लास की सारी बातें तेरी क्लियर करूंगा, बिल्कुल बेसिक पे जाके क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर मैं उसका लेवलाइज करूंगा। आरी बात समझे? तो यस, मैं तेरे साथ लास्ट तक टिके रहूंगा, तुझसे ज्यादा मेहनत करूंगा तेरे लिए। बेसिक अच्छे से क्लियर करना है मेरे को, बेसिक टू एडवांस या मोर देन दैट। कभी कभी जरूरत पड़ती है हमको एडवांस से भी ऊपर जाना पड़ता है, कुछ कुछ आर्टिकल्स में, जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं वो भी आप लोगों के लिए यहां पर करूंगा। और मेरा ये टारगेट है बेटा कि तुमसे जेईई एडवांस के पीवाईक्यू 80 to 90% तक मैं तुमसे बनवा लूं। ये मेरा टारगेट है और ये मेरा प्रॉमिस है तेरे से, तुझसे भी और खुद से भी, ठीक है, कि मुझे लक्ष्य बैच के बच्चों से क्या करना है, मोर देन 80% जेईई एडवांस के पीवाईक्यू उनसे करवाने हैं, उनको जेईई एडवांस के पीवाईक्यू को करने के लायक बनाना है। ये मैं प्रॉमिस है, मेरा खुद से भी है बेटा और ये तुमसे भी है। जो बच्चे पिछले साल मुझसे पढ़े थे 11th क्लास में, वो जानते हैं कि सर ने ये वाली चीजें पिछले साल भी करवाई थी। चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, तुम्हारा रोटेशन वाला टफ चैप्टर हो, तुम्हारा जो है सेंट थॉमस का टफ चैप्टर हो, तुम्हारा फ्लूइड वाला चैप्टर हो, तुम्हारा कोई सा भी टफ से टफ चैप्टर हो, सलीम भैया से जब सारी क्लास उन्होंने अटेंड करी तो उन्होंने भी ये चीज ऑब्जर्व करी कि यस 80 to 90% क्वेश्चन जेईई एडवांस के वो खुद के दम पे बना पा रहे थे। आरी बात समझ में? तो जो चीज हमने 11th क्लास में करी वही सारी चीज हम लोग 12th क्लास में करेंगे और बेटर तरीके से करेंगे, और बेटर। और इसके अंदर देख, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है, तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ठीक है। तो यस, ये मैंने ठाना है इस बार, ठीक है ना, ये मैंने ठाना है इस बार कि लक्ष्य बैच के हर एक बच्चे से मुझे 80 to 90% जेईई एडवांस के क्वेश्चंस और 100% जेईई मेंस और एचसीबी के क्वेश्चन के लायक उनको बनाना है कि वो खुद से कर पाए। ये नहीं कि मैं कर रहा हूं तू बैठ के देख रहा है, ना ना ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ये नहीं देख रहा हूं, उसको बोलते समझना। मैं जेईई एडवांस का क्वेश्चन लेके आ जाऊं, ठीक है, मैं एक एक लाइन पढ़ूं, देखिए सवाल ये कह रहा है, देखिए कह रहा है, देख मैंने बना दिया, देखिए डायग्राम मैंने बना दिया, देखिए गिवन है, ये पूछ रहा है, देख ऐसे ऐसे। अगर ऐसे आप देख रहे हो तो इसका मतलब आपने थोड़ी ना सीखा, आपने थोड़ी ना सवाल किया, सवाल तो मैंने किया यहां पर, आपने तो बैठ के देखा। मुझे वो नहीं चाहिए, जो मुझे पता है वो तो कोई भी कर लेगा यार, वो तो तुम मेरे बिना भी समझ जाओगे, सॉल्यूशन तो तुम कॉपी से देख के भी समझ जाओगे यार। कोई भी पीवाईक्यू की बुक उठा के देख ले, क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें दिया रहता है। इतने गए गुजरे तुम नहीं हो कि सॉल्यूशन देख के तुम समझ ना पाओ, वो तो तुम समझ जाओगे मेरे बिना भी। तो मुझे वो नहीं करना है, मुझे करना है कि तू खुद के दम पे, जब तू टेबल चेयर पे बैठा हो तो खुद के दम पे तू सोच पाए जेईई एडवांस के क्वेश्चन और खुद से सॉल्व कर पाए। मुझे ये करना है। अरे बात समझ में? ये है मेरा टारगेट, ठीक है ना, कि अगर मैं ना हूं तेरे साथ, मैं नहीं हूं तेरे साथ, तू अकेला बैठा है, क्योंकि एग्जाम जब तू देने जाएगा बेटा तो तू अकेले ही बैठा होगा, तू अकेले ही बैठा होगा, तेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तेरे पास कोई पीवाईक्यू का सॉल्यूशन बुक नहीं होगा, तेरे पास वहां पे कोई सर नहीं होंगे जो तुझे बता रहे होंगे कि देखिए लाइन पढ़, इस लाइन का ये मतलब है, देखिए कर, ऐसा कर, तो कोई नहीं होगा, तू अकेला बैठा होगा। तो मैं चाहता हूं कि जब भी तू अकेला बैठा हो, चाहे तू एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हो, चाहे तू टेबल चेयर पे बैठा हो, तो मेरे बिना तू जेईई एडवांस के क्वेश्चन फोड़ पाए। मुझे तुझे इस लायक बनाना है, ये मेरा तुझसे प्रॉमिस है और ये मेरा खुद से भी प्रॉमिस है। आदमी दूसरों से किया गया वादा भले ही तोड़ दे, लेकिन बेटा खुद से किया हुआ वादा तो कभी नहीं भूलता है, ठीक है, और कभी नहीं तोड़ता है बेटा। तो मैंने तो कमर कस ली है कि आप सारे लोग मेरे साथ तैयार हैं कि हां सर ये तो अपन को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके अलावा
एरोडॉप, क्योंकि एरोडॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे बैच में, स्टार बैच में एरोडॉप सॉल्व होती है, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑल द रिलेवेंट क्वेश्चन, जितने भी एरोडॉप के रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी तू अपने इधर उधर बैचेस में देखेगा, अच्छे बैच में देखेगा, टॉप बैच में देखेगा कि यार एरोडॉप के वाले क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, सर ये वाले सर तो एरोडॉप कराते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी नौबत मानने नहीं दूंगा बेटा। तुमसे मैं एरोडॉप भी सॉल्व कराऊंगा, जे मींस भी कराऊंगा, जे एडवांस भी कराऊंगा, एचसीबी भी कराऊंगा। आरी बात समझ क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। इसमें फिर मैं आपको एक केपीपी दिया करूंगा बीच बीच में। केपीपी का मतलब है कद्दू प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, कद्दू प्रैक्टिस पेपर। इसका नाम बड़ा अजीब है, आप लोगों ने पिछले बैच वालों ने नाम इसका रखा था केपीपी, कद्दू प्रैक्टिस पेपर। ठीक, कद्दू प्रैक्टिस पेपर मतलब इट इज योर काइंड ऑफ डीपीपी। इसके अंदर मैं आपको कभी एरोडॉप के क्वेश्चंस, कभी जी एडवांस के क्वेश्चंस, कभी मेंस के क्वेश्चंस, कभी जो है अच्छे क्वेश्चंस, कभी लैंग्वेज क्रैकिंग के क्वेश्चंस, मैं इसमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस, कभी आसान क्वेश्चन भी, कभी कभी आसान क्वेश्चन की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बनवा सके। वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें दिया करूंगा और उसका डिस्कशन मैं खुद किया करूंगा। उसके लिए तुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए भाई साहब सलीम भैया है यहां पर। क्लियर है? इसी के साथ साथ मैंने एक बार खुद से भी वादा किया है और आप लोगों से भी मैं यहां पे प्रॉमिस करता हूं बेटा कि तुम्हारा अगर 11th वेस्टेड है तो उसे मैं ठीक करवाऊंगा। अरे बात समझ में, क्योंकि मुझे पता है मैं 12th में कितनी मेहनत कर लूं तेरे साथ, मैं 12th में तेरे साथ कितनी मेहनत क्यों ना कर लूं, अगर तेरा 11th वेस्ट रह गया तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। तो भाई मैं फिर, जाहिर सी बात है यार, मैं तेरे साथ दिन रात मेहनत करूं, ठीक है, तू भी मेरे साथ दिन रात मेहनत करे और फिर सिलेक्शन ना हो तो उस मेहनत का क्या फायदा फिर? इसका मतलब उस मेहनत को जायज बनाने के लिए हमें अपना जो 11th क्लास हमारा अगर वेस्टेड रह गया है तो उसे हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में, बहुत कुछ सोचा है उस बारे में। मैं जो भी डिसीजन लूंगा आपको बस मुझे सपोर्ट करना है, इसलिए मैंने लिखा है आई विल नीड योर सपोर्ट कि तुम्हारा अगर 11th वेस्ट है तो मुझे तुम्हारा 11th को स्ट्रांग भी बनाना है और अगर तुम्हारा 11th अच्छा है तो मुझे उसका रिवीजन भी करवाना है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैं एकदम दिमाग में रख के बैठा हूं, कोई पेन कॉपी पे भी लिख चुका हूं, धीरे धीरे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और इस दौरान में आपका जिन बच्चों का 11th बिल्कुल बर्बाद है मुझे उनका 11th भी स्ट्रांग करना है और जिनका 11th सपोज अच्छा है तो मुझे उनका 11th रिवाइज भी करवाना है। इसके लिए बेटा मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, आप फुल सपोर्ट रखिएगा और दोनों भाई मिलकर मचाते हैं। इसके बाद चाहे 11th के प्रॉब्लम्स हो चाहे 12th के प्रॉब्लम्स हो, मैं सारी प्रॉब्लम्स का समाधान तुम्हारा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं 12th में कितनी मेहनत कर लूं, तू कितनी मेहनत कर ले 12th में, तेरा 11th वीक रह गया तो तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये भी तू जानता है और मैं भी जानता हूं। ठीक, तो जाहिर सी बात है अपन लोगों को ये तो करना ही पड़ेगा, 12th तो अच्छा करना ही है, 12th तो मेरे भाई बढ़िया करना ही है, 12th के साथ साथ अपन को 11th भी करना है। ठीक, तो इस दौरान जैसी हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगे मैं धीरे धीरे छोटे छोटे 11th के चैप्टर भी, 11th के आर्टिकल्स भी साथ साथ लेके चलूंगा। कैसे लेके चलूंगा वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी जो है अभी ये मैंने प्रॉमिस किया है बेटा, खुद से भी किया है, तुमसे भी कर रहा हूं, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, आप लोग जो है भरोसा रखिएगा सलीम भैया के ऊपर, ये सब हम लोग करेंगे। इसके अलावा बेटा काफी बच्चों के मुझे मैसेज आए थे कि सर आप तो एडवांस के टीचर हो, मैंने कहा तो बोले सर तो बोर्ड सर ऐसा तो नहीं है कि आप बोर्ड के बारे में कुछ नहीं बताएंगे? नहीं बेटा बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, बोर्ड के जितने भी डेरिवेशन है, बोर्ड के जितने भी डेरिवेशन है वो सब मैं तुझे कराऊंगा, बोर्ड की टेंशन मत लेना तू, क्योंकि ये बात मैं ये बात बोलता नहीं हूं, मैंने ये बात कभी बोली नहीं अपने बैच में, किसी बैच में नहीं बोली, लेकिन तेरे बैच में मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि काफी बच्चों ने मैसेज किया कि सर हम तो जो है आप तो एडवांस के टीचर हो, सब बोर्ड पे जा, मैं बोर्ड मटेरियल पे जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, अलग से जाऊंगा, मैं आपको बता दिया करूंगा जितने भी डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे डेरिवेशन मैं तुझे कराऊंगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद बोर्ड से रिलेटेड सारे के सारे डेरिवेशन जितने होंगे वो मैं आपको कराऊंगा, सारे के सारे जो पीवाईक्यू हैं बोर्ड के जितने भी है वो सब मटेरियल मैं तुझे दूंगा और तुझे होमवर्क भी दे दिया करूंगा विद सॉल्यूशन के साथ, कि सपोज भाई साहब बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ये 20 सवाल आए हुए हैं, तो 20 सवाल मैं तुझे दे दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक, आप उसको पढ़िएगा, उसमें जो धांसू सवाल होगा मैं क्लास में उठा लूंगा उसको। ठीक, थ्योरेटिकल सवाल होगा तो आराम से रीडिंग ले, बढ़िया तरीके से देख किस प्रकार से बोर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको बोर्ड की भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, चाहे डेरिवेशन की बात हो, ये सारी डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, सारे पीवाईक्यू भी मैं आपको दूंगा और जो भी मटेरियल है बोर्ड रिलेटेड वो सब विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और हाँ, बोर्ड में कोई अलग फिजिक्स थोड़ी ना पूछी जाती है, ऐसा थोड़ी ना कि बोर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ हो रहा है और आईटी में कुछ हो रहा है, भाई है तो सेम, है तो सेम, इसलिए तुझे इसका बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ेगा, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा आप। आरी बात समझ में क्लियर है? ओके, चलिए इसके बाद ये तुम्हारी बोर्ड वाली बात हो गई है मेरे भाई। ठीक, इसके बाद ठीक, तो ये सारी बातें थी बेटा जो मुझे आपसे करनी थी, है ना।
कुछ चीजें मैं आपके बैच के बारे में जानना चाहता हूं, तो एक छोटा सा पोल मैं आपसे करवा रहा हूं बेटा, ठीक है। पोल मैं आपसे करवा रहा हूं। सबसे पहला पोल ये है, ठीक है, कि अगर बस मैं जानना चाहता हूं आपके इस बैच को, इस बैच में किस प्रकार के बच्चे हैं। तो एक पोल मैं आपसे करवा रहा हूं, ऐसे बच्चे जिनका 11th 80% या उससे ज्यादा सेव्ड है, सेव्ड का मतलब बिल्कुल बढ़िया है, वो बच्चे ए टाइप कीजिएगा। ऐसे बच्चे जिनका 11th क्लास 50% से ज्यादा सेव्ड है, उनको लगता है सर आधे आधे से ज्यादा तो हमको आता है, 2 4 5 चैप्टर भले ही ना आते हो, लेकिन आधे से ज्यादा तो हमको आता है 11th क्लास, वो बी टाइप करें। ऐसे बच्चे जो 20 और 50% के बीच में है कि सर बस हमको तो 5 6 चैप्टर ही आता है, बस और कुछ नहीं आता है, ठीक है, हमको तो 20 से 50% के बीच में सेव्ड है, तो वो बच्चे सी टाइप करें। और ऐसे बच्चे जो यहां पर 20% से कम है, ठीक है, कि भाई साहब उन्हें बस केवल 1 2 ही चैप्टर आते हैं, 2 या 3 चैप्टर, पहला यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है ना, यूनिट एंड डायमेंशन सबको आता भाई साहब। जब अर्जुना बैच स्टार्ट हुआ था, अर्जुना 1 कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है, यूनिट एंड डायमेंशन। फिर अर्जुना 2 स्टार्ट हुआ, कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है, यूनिट एंड डायमेंशन। फिर अर्जुना 3 स्टार्ट हुआ, कौन सा चैप्टर आता है अच्छे से, यूनिट एंड डायमेंशन। फिर अर्जुना 4 स्टार्ट हुआ, कौन सा चैप्टर बढ़िया से आता है, यूनिट एंड डायमेंशन। फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं उसको, फिर एक तुम्हारा वीकेंड बैच भी लॉन्च हुआ था, कुछ बच्चे वहां भी गए हुए थे, अच्छे खासे बच्चे, बोले बस यूनिट एंड डायमेंशन बहुत अच्छे से आता है। तो भैया ऐसी अगर स्थिति है कि केवल 2 ही चैप्टर आते हैं आपको, 2 3 उसके आगे नहीं आता है, तो आप डी ऑप्शन टाइप करें। मैं आपको यहां पर पोल, अबे यार इसमें पोल नहीं है क्या, अरे भाई पोल नहीं है क्या, एक बार रुको मैं चेक करता हूं, ठीक है, एक बार चेक करता हूं, पोल का ऑप्शन तो होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो मुझे यहां पे जो दिख रहा है, ठीक है, मुझे जो यहां पे दिख रहा है मेरे भाई, मुझे अरे यार एबीसी तीनों में चल रहे। हेलो, अरे पोल नहीं आएगा क्या क्लास में, हेलो, अच्छा इसमें नहीं होगी पोल, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है बेटा, काफी तो एक काम करूंगा, ये पोल मैं आपको कल करा लूंगा क्लास में, ठीक है ना, कल कल मतलब अगली क्लास जब हमारी फिजिक्स की होगी। जो मुझे दिख रहा है यहां पर, मुझे दिख रहा है डी भी बच्चे दिख रहे हैं, ए वाले भी दिख रहे हैं, बी वाले भी दिख रहे हैं, सी वाले भी दिख रहे हैं, ठीक है भाई साहब। तो पोल कराने का बेटा कोई फायदा नहीं है, पोल हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपसे पोल करा लूंगा भाई साहब, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पोल करा लूंगा, ठीक है। एक पोल ये भी था और एक पोल मेरे भाई ये भी था, फिर भी एक बच्चे को टाइप करके यहां पर बता सकते हैं कि जो बच्चे मुझसे अर्जुना में पढ़े हैं वो ए टाइप करें, जो बच्चे मुझसे अर्जुना में नहीं पढ़े हैं लेकिन कहीं और पढ़े हैं, यूट्यूब पे पढ़े हैं, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इधर उधर पढ़े हैं, या टेलीग्राम पे पढ़े हैं, कुछ टेलीग्राम पे पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो बी टाइप करें। जो बच्चे बस मेरे बारे में सुना है और मुझसे पढ़े नहीं है, उन्हें बताया हाँ भाई साहब एक बहुत ही गुस्सैल मास्टर है, पेन फेंक के मार देता है, ठीक है, किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सुना है कि भाई कोई सलीम भैया नाम के ऐसे हैं, तो वो सी टाइप करें। और जो मुझे नहीं जानते हैं, जो मुझसे पहली बार मिले हैं, वो डी टाइप करें, ठीक है। ये पोल भी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपके चैट एक बार देख लेता हूं ताकि मुझे आइडिया लग जाए। मुझे यहां पर काफी सारे बच्चे ए में दिख रहे हैं, ठीक है, ए और बी में दिख रहे हैं, कुछ बच्चे डी में भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे बेटा मुझे नहीं जानते हैं, धीरे धीरे बेटा क्लास अटेंड करो, बाकी आप समझ जाओगे सलीम भैया क्या चीज है, ठीक है ना। और बस एक चीज मैं आपसे बोलूंगा बेटा, मैं बोलता जल्दी जल्दी हूं, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, आप ये मत सोचना सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, नहीं, मैं फास्ट नहीं पढ़ाता हूं, मैं फास्ट बोलता हूं। अरे बात समझ में, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं लेकिन चीजों को रिपीट करता हूं, ठीक है। तो ये मत समझना कि सर बहुत जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ाते हैं, एकदम तो भागा भागा निकल जाएंगे, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, मैं स्लो ही पढ़ाता हूं, आमतौर पर मैं सबसे स्लो ही रहता हूं मैं हमेशा, या मैं हमारे बैच के बच्चे जानते हैं, ठीक। लेकिन मैं सेंटेंसेस को रिपीट करता रहता हूं और मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, तेज मतलब जल्दी जल्दी बोलता हूं। वो इसलिए बोलता हूं ताकि तेरा एंगेजमेंट क्लास से जुड़ा रहे, तू इधर उधर ना भटके, तू इधर उधर जो है फोन वगैरह चेक ना करे। तो ये मेरी हर बंदे की अपनी, हर टीचर की अपनी जो है टीचिंग स्टाइल होती है, तो मेरी टीचिंग स्टाइल थोड़ी ऐसी है कि मैं थोड़ा तेज जल्दी जल्दी बोलता हूं लेकिन बातों को रिपीट करता रहता हूं, ठीक है भाई साहब। ओके बंधु, ओके, क्या कह रहा सलीम भैया को कौन नहीं जानता, अरे यार ऐसा मत बोलिए यार, ठीक है। तो चलो फिर यही बातें थी बेटा, और एक चीज और मैं आपसे बताने वाला हूं, डाटा पे बात करूंगा, ठीक है, सॉरी बस 2 3 मिनट का समय और लूंगा आपका, फिर हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डेटा पे बात करूंगा बेटा, ठीक है, जो रियलिस्टिक डेटा है, हवा हवा में कोई बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जेई एडवांस में जो पेपर आप देने जा रहे हो उसमें कितने बच्चे बैठते हैं स्टार्टिंग में, तो सर जेई मेंस और जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन करते हैं वो 13 to 14 लाख स्टूडेंट होते हैं, आप सब लोग जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक।
13 से 14 लाख बच्चे आपका एग्जाम में अपियर होते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से आईआईटी में कितनी सीट है, तो आप सीधा बोल सकते हो 8,000 से 10,000 सीट तुम्हारी है किसमें, आईआईटी में। आईआईटी में 8,000 से 10,000 सीट। ठीक ठीक है सर जी, ओके। और अगर मैं बात करूं कि कोई अच्छा एनआईटी हो, टॉप का एनआईटी हो, ठीक ठाक एनआईटी हो, जो इज्जत के साथ आपको मिल जाए बढ़िया तरीके से, तो उसमें मान के चलो 15,000 के 15 से 20,000 आपकी सीट वहां पर है, टॉप कॉलेजेस जो एनआईटीज वगैरह में है। ठीक है, क्योंकि ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक, तो टोटल अगर मैं बात करूं तो तकरीबन तकरीबन ऑन राउंड ऑफ अगर मैं करूं तो तकरीबन आप तुम बोल सकते हो यहां से 25 से 30,000 हमारे पास सीट है, 25 से 30,000। ठीक है, आईटी और एनआईटी की मिला के। ऑल दो हमारा टारगेट आईटी होगा, हमारा टारगेट आईटी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूं, डेटा के बारे में बात करना चाह रहा हूं। ठीक है सर, तो अगर आप इस डेटा को देखो तो यहां से एक बात समझ में आती है मेरे भाई कि कितने परसेंट बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 2% बच्चे, 2% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। चेक करके देख ले, 2% जा रहा है ना, 2% जा रहा है ना। इसका 1% कितना होगा, 1.5 लाख। सॉरी इसका 1% कितना होगा, 14,000, 28,000। 2% बच्चे सेलेक्ट होते हैं और अप्रोक्सीमेटली तू कह सकता है इसका कि भाई साहब 0.08% बच्चे आईआईटी में जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1% बच्चे कह सकता है। ठीक ठीक है, कभी कभी किसी 10,000 रैंक वाले को भी आईआईटी मिल जाता है। ठीक है, कहीं कहीं मिल गया बाई चांस, तो तू बोल सकता है कि अप्रोक्सीमेटली 1% बच्चे तुम्हारे आईआईटी में जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो कि 100 बच्चे में से कोई 2 बच्चे ऐसे होंगे जो अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचेंगे, 1 बच्चा ऐसा होगा जो आईआईटी में पहुंचेगा। ये डेटा है बेटा, ये डेटा है। चेक करके देखो एक बार, बोलो बोलो बोलो। समोसा इफेक्ट, समोसा इफेक्ट कर दिया क्या है? अरे हमारे बच्चे बहुत तेज है भाई, समोसा इफेक्ट कर रहे हैं। अब ये देख, मान के चल 13 लाख है, ये ले 13 लाख, 13 लाख ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। मैं 13 लाख का 1% पूछूंगा तो कितना आ गया, 13,000 आ गया। 13 लाख का 1% तो 13,000 ही होगा ना। भाई ऐसा मत कर यार, तू 13 लाख का 1% 13,000 ही होगा ना, तू वो 0.1% क्यों कह रहा है? ठीक ठीक है सर, तो अप्रोक्सीमेटली जो डेटा है वो तकरीबन ये है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है। ठीक है ठीक है सर, ओके ओके। अब 0.1 क्यों कह रहे हो, है 0.1% कह रहे हो क्या, है कह रहा 0.1%, वाह पॉइंट। अच्छा दे 13 लाख का 0.1% कितना होता है सर, लाख में होते 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इसका 0.1%, 0.1%। ठीक है, दशमलव से जीरो हटा ले, ये 3 जीरो धार धार, 3 जीरो कैंसिल आउट कर तो 1300 बनता है। 13 लाख का 0.1% होता है 1300। ठीक है, 1% होता है 13,000। भाई साहब समझ में आ गया मुझे, 11 तो पूरी तरह वेस्टेड लग रहा है। ठीक है सर, ओके। ठीक, तो बेटा मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं, डेटा मैं थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेटली ले लो। यस, कंपटीशन बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत टफ है। यस, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ठीक है, आप सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। ठीक है सर जी, ओके। हमारे लक्ष्य बैच में तकरीबन 1 से 1.5 लाख बच्चा होगा, हर साल का है 1 से 1.5 लाख बच्चा होता है अप्रोक्सीमेटली। मैंने कहा ठीक है, जिसमें से जो मिनिमम सिलेक्शन होते हैं, मिनिमम सिलेक्शन, क्योंकि आप सब लोग जानते हो सबका हम लोग जो है सिलेक्शन को हम लोग जो है ट्रेस भी नहीं कर पाते हैं, सबके रिजल्ट को ट्रेस भी नहीं कर पाते हैं, वो तकरीबन 13 है। 10 से 12,000 मिनिमम, मिनिमम मिनिमम कम से कम 10,000 बच्चे हमारे टोटल आईआईटी एनआईटी में मिला के पहुंच जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10,000 आईआईटी में पहुंच जाते हैं, इतनी तो सीट भी नहीं है, मैं टोटल मिला के बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली। आरी बात समझ में, अप्रोक्सीमेटली। ठीक, आईआईटी एनआईटी टॉप के कॉलेज में जाके ये हर साल का डेटा है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बेटा, तू बस ये सोच कि तूने लक्ष्य बैच में एडमिशन लिया है, तो इसका मतलब कितने % बच्चे तेरे आईआईटी पहुंच रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 10%। आईआईटी या टॉप के कॉलेज कितने पहुंच रहे हैं? 10%। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा कि यहां पर जो तेरे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी थी, वो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी तेरी कम से कम 5 गुना बढ़ चुकी है, 5 टाइम्स, 5 से 10 गुना तेरे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है अगर तू लक्ष्य बैच में आ चुका है।
मैं डेटा पे बात कर रहा हूं। ठीक है, किसी को ये 10-12 हजार अगर ज्यादा लग रहा है तो 5,000 कर ले। इससे ज्यादा तो हमारे हॉल भर जाते हैं बेटा, जब हॉल हम विक्ट्री सेलिब्रेशन करते हैं तो फिर भी तू देख ले, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी तेरी कम से कम 5 गुना बढ़ चुकी है। बात ये नहीं है, बात पता है क्या है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं बेटा। बस इसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कि सर इतने सारे बच्चे लक्ष्य में स्टार्ट तो होते हैं, ये बात तो सच है कि 1 से 1.5 लाख बच्चा लक्ष्य में आता है, लेकिन जो बच्चे लास्ट तक टिके रहते हैं, लास्ट तक टिके रहने वाले बच्चे, स्टार्ट तो भैया हर कोई करता है, AIR1 शुरू में सबको चाहिए, लेकिन लास्ट तक जो बच्चे टिके रहते हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, पिछले साल का भी डेटा बता रहा हूं, उससे पिछले साल का भी डेटा बता रहा हूं, वो मैक्सिमम 15 से 20 हजार ही बचते हैं, मैक्सिमम। लास्ट तक जो बच्चे सिंसियर तरीके से क्लास अटेंड करते हैं, अपना बैकलॉग नहीं बनाते हैं, अपनी क्लासेस सारी अटेंड करते हैं, होमवर्क रोज का रोज करने की पूरी कोशिश करते हैं, वो बच्चे 15,000 ही होते हैं लास्ट तक। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 15,000 बच्चों में से, उन 15,000 बच्चों में से 20,000 बच्चों में से सिलेक्शन कितने बच्चों का हो जाता है? बोले 10 से 12,000 बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा है। इसका मतलब तू देख ले, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है जो बच्चे लास्ट तक टिके रहते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं इस चीज को मैं नहीं बदल सकता, यह कंपटीशन है, बिल्कुल है, इस चीज को भी मैं नहीं बदल सकता, आप भी नहीं बदल सकते। लक्ष्य बैच में कोई भी एनरोल हो सकता है, आप सब लोग जानते हो। फीस इतनी अफोर्डेबल है, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में लक्ष्य बैच अलॉट किया गया है, ठीक है, कोई भी इसको एडमिशन ले लेगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ले लेगा, इसमें भी आप नहीं चेंज, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपके लिए जो मुश्किल काम है वो है लास्ट तक टिके रहने का। 1.5 लाख में से लास्ट तक टिके रहने वाले बच्चे जो अक्सर आमतौर पर देखने के लिए मिलते हैं वो 15 से 20 हजार ही देखने के लिए मिलते हैं बेटा। बाकी बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर इधर उधर भटक जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, लेकिन लास्ट तक टिके रहने वाले बच्चे 15,000 ही होते हैं, 15 से 20। अभी तक का डेटा बता रहा हूं मैं, पिछले साल उससे पिछले साल तक का, और उसमें से 10 से 12,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर 15,000 बच्चे टिके रहे तो 15,000 में से 12,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए। इसका मतलब 15 में से 12 बच्चा सेलेक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब तू समझ कि अगर तू लास्ट तक टिका रहा तो तेरे सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 80% तक बन जाती है, जो पहले कहीं 1 या 2% होती है आमतौर पे। बस मैं आपसे ये बात बोलूं, और ये पूरा डाटा है, प्योर फैक्ट है, आप सब लोग जानते हो। इतने सिलेक्शन हमेशा पीडब्ल्यू से होते ही हैं, इससे ज्यादा ही होते हैं यार, ठीक है। इसमें कम से कम 5 जो हमारा जब विक्ट्री सेलिब्रेशन होता है तो पूरा हॉल भरा रहता है, उसमें भी इतने सारे बच्चे बेचारे नहीं आ पाते हैं जो शिकायत करते हैं हमारा सिलेक्शन हो गया, हमको नहीं बुलाया, ठीक है। तो ये तो फैक्ट है बेटा, ये तो फैक्ट है, ये भी आप जानते हो, ये भी आप जानते हो। तो मैं बस आपसे एक चीज, बस इसके बाद क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि भाई इस चीज में अपन कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इस चीज में, ठीक है भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बेटा मुझे इसमें भी कुछ नहीं करना है। हमको बस ये चाहिए कि तू बस लास्ट तक टिका रहे, और तू देखना लास्ट तक तुम्हारी क्लास में जितने बच्चे टिके रहते हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। कहीं ना कहीं टॉप के कॉलेज में, कहीं ना कहीं टॉप के NITs में, टॉप के IITs में वो बच्चे 12th के साथ ही अपना फ्यूचर बना लेते हैं। तो बस इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बात बोला था कि मुझे प्रॉमिस कीजिएगा कि लास्ट तक टिके रहना है आपको, और इसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में जो है ये सब बातें रहती हैं कि सर हमारा जो है 11th वेस्टेड है, हमारा 11th वेस्टेड है सर, इसके सॉल्यूशन बेटा मैं कराऊंगा, टेंशन ना ले। 11 का रिवीजन बेटा मैं कराऊंगा, टेंशन ना ले। HCB बेटा मैं HCB को कराऊंगा क्लास में, उसकी बिल्कुल टेंशन मत ले। एरोड्रॉप वो भी मैं आपको कराऊंगा। JEE के PYQ ये मैं आपको इस लायक बनाऊंगा कि आप HCB, एरोड्रॉप, JEE के PYQ, JEE एडवांस के PYQ ये आप सब कर सके। मॉड्यूल के लायक भी बेटा मैं आपको बनाऊंगा। कोई बच्चा किसी मार्केट की कोई भी किताब तो सॉल्व करना चाहता है तो बिंदास सॉल्व करना, बस तू मेरी सारी क्लास को अटेंड करना। उसके बाद नोट्स मेकिंग की जिम्मेदारी बेटा मेरी है, और बोर्ड के बारे में मैंने आपको बोल दिया है। इन सब का समाधान बेटा तुझे मिलेगा सलीम भैया की क्लास में। खत्म बात, ऑल बी क्लियर। इससे ज्यादा बेटा बात मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आई थिंक थोड़ा मैंने सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपका 30 मिनट का समय, 40 मिनट का समय मैंने आपको लिया। ये समय रोज रोज नहीं लेंगे क्लास में बेटा, ठीक है, रोज रोज नहीं लेंगे। रोज क्लास में आप सब लोग जानते हैं, जो बच्चे अर्जुना बैच में पढ़ चुके हैं वो भी जानते हैं इस बात को कि हम लोग जब क्लास में होते हैं तो केवल पढ़ते ही हैं, केवल मस्ती, सॉरी केवल पढ़ाई होती है, बीच बीच में मस्ती भी होती रहती है, ठीक है। तो जैसे हमारी क्लास चलती थी बेटा वैसे ही हमारी क्लास चलती रहेगी। तो चलिए इसके बाद शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बेटा, ओके।
ओके बंधु, ठीक है। तो सारे बच्चे मुझे एक बार जरा दिल खोल कर टाइप करके जरा एक बार आग लगा दे हार्ट का साइन से, और हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। अब चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जल्दी से एक बार जरा सारे बच्चे आग लगा दे स्क्रीन पर जल्दी। सलीम डकैत, अरे डकैत तो मैं तुम्हें बनाऊंगा, डकैत तो मैं तुम्हें बनाऊंगा। चुन चुन के सवाल को फोड़ोगे तुम, देखना, ठीक है। हाँ, चुन चुन के सवाल को फोड़ोगे, ठीक है। हाँ, यस, कॉपी, हाँ बेटा बिल्कुल फ्रेश कॉपी। नोट्स बनाने क्लास में ये नहीं चलेगा, ठीक है। नोट्स बनाने कॉपी चाहिए भाई मेरे को, बिल्कुल नई कॉपी लेना तेरे को। उस पर लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उससे पहले लिखो प्रॉमिस, लिखो हम प्रॉमिस करते हैं कि लास्ट तक टिके रहेंगे, रोज की क्लास रोज करेंगे और रोज का होमवर्क रोज करेंगे, ठीक है। चलो बेटा।